कोई पता नहीं था। मैंने तुम्हें अपने खून से सींच रखा है, तुम भीड़ नहीं, तुम योद्धा हो समाज के, तो फिर बैठ जाओ मेरे कहने से मेरे भाइयों, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज छतरपुर की ऐतिहासिक धरती, यहाँ उपस्थित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ओबीसी महासभा और मेरे परिवार के जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो नौजवान साथी हो, बुजुर्ग हो, भाई हो, बहनें हो, माएं हो, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं जानता हूँ जगह कम है, तुम्हारी संख्या ज्यादा, लेकिन संभालो खुद को। बैठ जाओ, तुम्हारे पीछे वालों को दिक्कत होती है, तुम बैठ जाओगे तो हमारे पीछे वाले भाई को हिम्मत मिल जाएगी। जो आगे खड़े हैं उनसे कह रहा हूँ बैठ जाओ। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरुआत करने से पहले मैं भाई आरडी प्रजापति जी को कहना चाहता हूँ, यहाँ आओ मेरे पास खड़े हो गए मेरे भाई। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हारी तरफ उठने वाले, और आपको चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा, मेरा वचन है, तुम इस बात को याद रखना। और यहाँ के शासन प्रशासन को भी कह रहा हूँ, ये मत समझना आरडी प्रजापति अकेला ही मेरा भाई है। बहुत अगर गुंडागर्दी दिमाग में करी हो तो याद रखना, चुनाव खत्म होगा, सरकार भी बदलेगी, नौकरी करवाए तुम लोग नहीं। कोई परीक्षा भी दिमाग में रखना, मुकाबला बाबा साहब के बच्चों से है। कोई बताई में बच्चे जाएगी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, याद रखना। बैठ जाओ, याद रखना मेरा भाई, दोबारा कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के छतरपुर में आज बहुजन स्वाभिमान सम्मेलन में पहुंचे आप सब भाइयों को पूरे धन्यवाद करता हूं। मुझे एक बहुत जरूरी बात आपसे कहनी है। इस मंच पर हमारी बहनें जो महिला नेता हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे आजाद समाज पार्टी के दोनों प्रभारी मोहनलाल जी और रविंद्र कुमार भाटी जी भी मौजूद हैं। यहाँ हमारे और तमाम नेता भाई सुनील जी, सुनील बैरसिया जी, राहुल वाल्मीकि जी, सत्येंद्र सैगल जी, राजवीर जी, अशोक जी, उनकी बहस को सलाम करता हूँ कि अपने न धरने के लिए, तन पर धरने के लिए कपड़े की, न सुरक्षा की, न तमाम तरह की किसी परेशानी की, न ही कोई गैर बराबरी थी। सब लोग मिलजुल के राज करते थे, सब लोग मिलजुल के रहते थे। ऐसा राज हमारे महापुरुषों ने देश में रखा। लेकिन सामान्य साथियों, आपको जानना चाहिए कि जिनका राज हुआ करता था वो इस भारत में गुलाम क्यों बने। जब तक आप इस बात को नहीं जानोगे, तब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे। जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे, तब तक आप अपनी हिस्सेदारी को लेने के लिए नहीं खड़े हो सकते। इसलिए आपको इतिहास जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे अपील की थी कि आप बैठ जाओ, बहनें बैठी है वहाँ, इससे समझौता नहीं कर पाऊंगा बहनों के सम्मान से। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन माँ बहनों के सम्मान से समझौता कोई बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये बात याद रखना। आप जानते हैं, मेरे परिवार में जब मेरी बहन की शादी में जो अपमान हुआ, वो अपमान मुझे खींच रहा है छतरपुर की धरती में। मैं उस पर भी बात रखूंगा, लेकिन पहले इतिहास पर आपसे बात कर लूं। मैं आदेशित करके आपसे कह रहा हूं कि यहाँ बहनों के पास वाले लोग बिल्कुल ना खड़े हो, चाहे उनको कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़े। आप महापुरुषों का खून लो, अपनी ताकत को पहचानो। ये वॉलेंटियर चुप होकर बैठ जाएंगे, ये वॉलेंटियर बहुत परेशान कर रहे हैं, बैठ जाओ, उनको बैठाओ।
तुम्हारा काम खत्म हो गया, समाज अपने आप रक्षा करेगा, बैठो। वो जो वहां है उनको हटाओ बॉर्डर से। ये वॉलेंटियर बैठे, वॉलेंटियर बैठे। समाज बहुत ऊर्जावान है, यहाँ से बस बहुत अच्छे। ये वॉलेंटियर सारे बैठ जाए, अपनी रक्षा हम खुद करेंगे, बैठ जाओ। ये समाज खुद करेगा रक्षा। आप सुनो मेरी बात पे गौर करो। आजादी से पहले बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, पेरियार, संत गाडगेली महाराज, नारायणा गुरु, संत छोटू राम, और आजादी के बाद महामना रामचंद्र वर्मा, संत राम बी प्रजापति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जमुना कपूरी ठाकुर, बाबू शिवदास चौरसिया जी, इन महापुरुषों ने अपने खून से इस आंदोलन को सींचा। क्यों सींचा ये भी आपको जानना चाहिए। आजादी से पहले जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था थी, उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को ना पढ़ने का अधिकार दिया, ना नौकरी करने का अधिकार दिया, ना जमीन रखने का अधिकार दिया, ना बिजनेस करने का अधिकार दिया, ना अच्छे घर बनाने का अधिकार दिया, ना घूमने की आजादी दी, ना संसाधन रखने का अधिकार दिया। फिर हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी। महामना ज्योतिबा फूले और उनके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें पढ़ाने लिखाने का काम किया, हमारे लिए स्कूल खोले। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले मिशन के स्कूलों में, फिर उसके बाद जो यहाँ के स्कूल थे उनमें पिछली दरवाजे में बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर पढ़ाई करने के लिए विदेश गए और विदेश से पढ़ के आके आपके हक अधिकारों के लिए लड़े। अगर 4-6 लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो खींच के बिठा दो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि रक्षा सुरक्षा करना सीखो, वरना ये पाखंडी तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारा वजूद खत्म कर देंगे। खींच के बिठाओ। तुम ताकतवर कौन हो, अपनी ताकत को पहचानो। कब तक बात कराओगे, कब तक उम्मीद करोगे तुम लोग। ये जो बीच में लोग खड़े, बिठाओ, जो लगा बिठाओ लोग। ये आपको और मेरी बात के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको कोई अधिकार नहीं इन लाखों लोगों को परेशान करने का। इनको जो लगा बिठाओ, एक काम पर बिठा रहेंगे। एक वॉलेंटियर तुम लोग हटो, तुम्हारे बच्चे तुम इधर हो। ये तो समाज करेगा अपना काम, तुम हटाओ लाठियां। ये लाठियां जिनके लिए दिखानी है उनको दिखाना, इनको मत दिखाओ। इसे रखो, जो लगा बिठाओ। मेरे नौजवान साथियों, खींच के बिठाओ, खींच के बिठाओ। और मत खड़े होने देना, अपने बराबर नौजवान का भाई हो, पकड़ के रखना। कैसे रखोगे पकड़ के, सीख जाओगे धीरे धीरे सारी चीजें। चलो गौर करो मेरी बात में, बोलो। नहीं अभी आवाज आ रही, मैं नहीं बोलता, पहले चुप होने दो लोगों को। नहीं, पहले चुप हो जाओ आप लोग, तब बोलेंगे। अगर आप कहोगे नहीं बोलना तो नहीं बोलेंगे। पहले चुप हो जाओ बिल्कुल। एक मिनट से ज्यादा लेट हो गए तो मेरी फ्लाइट में मुझे तो आसान हो जाएगा जाने में। चलो अच्छा, बहुत अच्छा। मैं इन तीनों बहनों का धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनों। देखो, महिला दुनिया में सबसे ताकतवर होती है। महिला 9 महीने अपने पेट में रखे बच्चे को जन्म देती है और खूब गीले सूखे में रहती है। इसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। मैं आज इस मातृ शक्ति को नमन करता हूं दोनों हाथ से। वो डटी नहीं है। बहुत बहुत बधाई। मेरी बात में गौर करो। आपको इस देश में कोई भी अधिकार रोने, चिल्लाने, मांगने से नहीं मिला। उसके लिए हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। मैं बात कर रहा था आजादी की। जब देश आजाद हुआ
व्यवस्था के कारण जो लोग गरीब थे वो गरीब रहे और जो अमीर थे वो अमीर रहे। पहली जो अंतिम सरकार बनी उसमें चुनाव नहीं हुआ, वो चुनाव जो हुआ बिना चुनाव में सरकार बनी, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने और जब उनकी सरकार बनी उन्होंने वादा किया कि हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का काम करेंगे और आज तक भी हम इस उम्मीद में है कि कब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, क्योंकि दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन संविधान कहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो भारत का संविधान है। आगे बढ़ो, लड़ाई यहां तो शुरू हुई थी, फिर जो गरीब था सरकार ने सब लोगों को रोजगार नहीं दिया, क्योंकि भारत में सरकारी और प्राइवेट 7% रोजगार है, 2% सरकारी और 5% प्राइवेट। उसके बाद लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हाल क्या है, सारे लोगों को 3 दिन मजदूरी नहीं मिलती, सारे किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता, किसानों पे प्राकृतिक मौत होती है। यानी कि सरकार ने किसी भी तरह इस इतने बड़े समाज को अपने पैरों पे खड़ा होने, आरक्षण व्यवस्था के कारण जो कुछ नौकरियां मिली उससे हमारे लोग अपने पैरों पे खड़े हुए। इसलिए समाज के लोग तो ये तो कुर्सी पे बैठ जाएंगे, अगर ये कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो ये राज करेंगे, और अगर ये अपनी वोट की ताकत को समझ गए तो हम इस देश में इनके अधीन हो जाएंगे। 56 के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तब जाकर ये सत्संग और धार्मिक आयोजन होने शुरू हुए। उसके बाद हमारी बहनों को, माओ को, चाची ताऊ इनकी व्यवस्था में जो संसाधनों का वितरण गलत तरीके से हुआ, गैर बराबरीकरण हुआ, जो गरीबी हमारे लोग झेल रहे थे उस में जाके और तमाम के धार्मिक आयोजनों में जाके शायद हमारी मुक्ति हो जाए। अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए, अपनी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, अपने परिवार में जो बीमारी आ गई है उस बीमारी को खत्म करने के लिए वो इस बाबाओं के पास जाते हैं और ये बाबा हमारे दिए हुए पैसे से पलते हैं, हमारा खाके अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो याद अपना इलाज कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए छता हुआ है। हम इनके यहाँ पैसे देते हैं, आप तय करो। और मैं तो चैलेंज से कह रहा हूँ कि बदले की सरकार तुम्हारी एक संपत्ति की जांच न कराई, तुमने किस तरह हमारे लोगों की जमीन दवाई किस लोग, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, याद रखना। क्या तुम अभी की सरकार के करने का काम पुलिस के लोगों का था? ये बैठे तमाशा देख रहे, तनख्वाह हमारे लोग टैक्स लेते हैं। सफेद शर्ट और लाल पैंट अगर तुम्हारे पास कोई 10 साल का बच्चा खास हो तो उसको मत में ले आओ, उसकी माँ आ गई उनको परेशान है, या बाबा की पर्ची की जरूरत नहीं है, आपकी पर्ची से काम हो जाएगा। देखो अपनी निगाह करके, 10 साल का बच्चा है, प्रिंस कहाँ है, ले आओ ले आओ। अरे हमारा पर्चा तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ, आ जाएगा आ जाएगा। ऐसा मेरा बात सुनो, प्रिंस आ जाएगा, तुम्हें भी प्रिंस बनना है, जेल में बैठ जाओ। ये लड़ाई तुम्हें प्रिंस बनाने की लड़ी जा रही है, चिंता मत करो। चुप बात सुनो, गौर करो। इसलिए ये हमारे लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं कि हम आपकी जिंदगी में जो परेशानी दिखाने का काम करते हैं। अब मैं आपसे कुछ और बात करूं, मैं इनके आऊंगा, आपको रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता बताओ? गाय पालता है तो उसके रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता बताओ? अगर बकरी पालता है तो उसके रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता बताओ? पानी दे रहा है, दे भाई पानी। ये सरकारें आपको कुत्ता बिल्ली गाय बकरी से भी ज्यादा कमजोर मानती है। इसलिए इनको नहीं लगा कि जब बरसात आएगी इनके घर चुनेंगे,
ये बहनें जिनके सम्मान की बात करती है, कहाँ रहेंगी? ये माए रात में जब बरसात आएगी कहाँ जाएगी जब मकान छुएंगे? इन्होंने आपकी परवाह नहीं की, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि डेटा तैयार करो और हर जिला मुख्यालय पे हम लोग आंदोलन करेंगे। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे भोपाल जाके और मध्य प्रदेश के हर घर को जो कच्चा मकान है उसको पक्का मकान दिला के रहेंगे। ये हमारा वादा। जब मैं आपके अधिकारों की बात करूंगा ये आपको गुमराह करने की बात करेंगे। फिर पहले डाटा तैयार होने के बाद अगला रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, गौर से सुनना। इस देश की सारी सरकारी जमीनों पे, क्योंकि आजादी के बाद मैंने आपको कहा कि किसी को अवसर नहीं दिया गया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो सारी सरकारी जमीनें हमारी है। काशीराम साहब हमारे नेता जिनकी जयंती हमने मनाई अधिवेशन के रूप में, वो कहते थे जो जमीन सरकारी वो हमारी। इसलिए हम जो अगला आंदोलन चलाएंगे हमारे नेता लोग सुन लो कि हर व्यक्ति को खेती करने योग्य भूमि मिलनी चाहिए, हर परिवार को जमीन मिलनी चाहिए। आंदोलन मेरा अंतिम लक्ष्य इस देश के बहुजन समाज को उसके अपने पैरों पर खड़ा करना है। वो जो हाथ फैलाता है हर चीज के लिए, बिटिया की शादी करनी हो उधार लेगा, अपने बच्चे को पढ़ाना हो उधार लेगा लोन लेगा, मकान बनाना हो उधार लेगा लोन लेगा। मैं आपका हाथ फैलाना बंद करवा दूंगा, मैं आपका हाथ ऐसे करवा दूंगा। आप लोग आगे बढ़ो। ये आंदोलन दूसरा आंदोलन है, हमारा तीसरा आंदोलन चलेगा। उसके बाद हर परिवार को एक रोजगार मिलना चाहिए, हमारा आंदोलन इसको मध्य प्रदेश में चलेगा दूसरे आंदोलन के बाद। उसके लिए भी हम लोग इसी तरह से सरकार को मजबूर करेंगे। फिर आगे बढ़ो। अगर ये सरकार नहीं देगी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे के मकान में रहो या फिर अपने आंदोलन को इतना ताकतवर करो कि यहाँ इस मंच पे बैठे आपके बीच में बैठे गरीब के, मैं उस दिन कहता हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने वाला मध्य प्रदेश में कोई माइका पैदा नहीं हुआ। मेरा वादा क्या दोबारा किसी सेना ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे आपके अधिकार के खिलाफ? एक बार आपने ताकत दिखाई, एक बार में सबको पता लगा कि इनको मत छेड़ना। एक बार आपने ताकत दिखाई थी 2 अप्रैल को। मैं इस मध्य प्रदेश की भूमि को नमन करता हूँ। ये क्रांतिकारियों की भूमि है, इतिहास गवाह है। बुंदेलखंड हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो, डबरा हो, आप लोगों ने 2 अप्रैल का आंदोलन भी अपने खून से सींचने का काम किया। आपका कोई तोड़ नहीं मेरे बहुजन समाज के लोगों। मैं आपसे ये कहने आया हूं, आप ये बताओ पूरी ईमानदारी से, जब भी आपके अधिकारों के खिलाफ आंदोलन इस प्रदेश में हुआ, क्या कोई नेता आपके पक्ष में बोला? अपने सच्चे मन से हाथ उठाए बताओ, बोला या नहीं बोला? नहीं बोला ना। यानी कि अगर आपके अधिकार छीन भी जाएंगे तो नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, जब आप मेरे परिवार को अपमानित करता है, डराने का काम करता है, आप बताओ कोई नेता बोला आपके पक्ष में जब तक बीमार भी नहीं खड़ी हुई? जो ताकतवर होगा वो अपने बच्चों को ताकतवर करेगा। आप मुझे वोट दोगे, कौन ताकतवर होगा? मैं ताकतवर हूंगा तो तरक्की किसी होगी बताओ? ना मुझे यहाँ से विधायक बनना, ना मुझे यहाँ से MP बनना, ना मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। मैं तो आप लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए यहाँ मध्य प्रदेश में आया। क्या मैं सरकार से हाथ फैला रहा हूँ अपनी किसी मांग के लिए?
ना मुझे कोठी चाहिए सरकार से, ना बंगला चाहिए, ना सुरक्षा चाहिए, ना इनका कोई साधन चाहिए, मगर मुझे एक चीज चाहिए। हजारों साल मेरे लोग अपनी देश में अन्याय का सामना करते रहे और मेरे रहबर बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी देके गए। मान्यवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये है प्रिंस को एक एक करके आगे भेजते जाओ। बहुत बहुत और बैठे रहो। देखो पता लगाना किसके पढ़ते में ज्यादा दम है। प्रिंस के लिए रास्ता बना दो। बहुजन समाज के योद्धाओं रास्ता बनाओ। ये आप लोग बैठ जाओ, प्रिंस को आने दो और प्रिंस को अपनी मां को सौंप दो। अब मेरी बात पे गौर करो, समय कम है। गाड़ी पर जाओ दिल्ली को। मैंने इनसे कहा भाई जाओ, ओबीसी महासभा के लोगों से कहा भाई जाओ और जाके देखो कि क्या है सही मामला। प्रिंस को भेजो, जल्दी अंदर भेजो। भेज दो, बहुत अच्छे। ऊपर ले लो, यहाँ से ऊपर ले लो। अब आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, समय कम है मेरे पास। उनकी मां को फोन दो। बात चुप हो जाओ। 20 मिनट और हिम्मत रखो। तुम्हारी हिम्मत जवाब तो नहीं दे रही है तो उसे पाखंडी को जाना चाहिए था जेल। उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे लगा कि सुन लो पहले कि हम ही सबसे बड़े ताकतवर हैं। उसे लगना भी चाहिए, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बकरी पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। तो उसे गलतफहमी हुई कि वो शराब के नशे में गया और कट्टा पिस्टल जो भी हो वो लहराते हुए उसने हमारे लोगों को अपमानित किया, हमारे परिवार को बेइज्जत किया, हमारे लोगों को गालियां दी, हमारी बहन की शादी को डिस्टर्ब किया, उनको धमकाया। हमारे लोगों ने आगे बढ़ के जब मुकाबला किया तो मुकदमा दर्ज हुआ। जब मैंने घोषणा की कि हम आ रहे 17 तारीख में सरकार सुन ले, इन्हें लगा यहाँ के एसपी भी है। भैया मेरी बात को याद रखना, एसपी महोदय, जिस दिन सरकार बदलेगी मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। कानून के डंडे में बहुत ताकत है, कभी हमारी कभी तुम्हारी, याद रखना। मेरे लोग भी तुम्हारी इस चोट का जवाब वोट से देंगे, याद रखना। गौर करो मेरे नौजवान सिपाहियों, मेरे योद्धाओं। उनको पता था कि जब चंद्रशेखर आके लड़ेगा तो वो कहेगा 360 में पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया। मैं वकील हूं, वो पूछेगा कि दफा 25 का मुकदमा क्यों नहीं लगाया, वो बेदखल लेके घूम रहा था। बाबा जी ने हमारे परिवार को बुलाया, डरा, परिवार भी डर गया क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है। मुख्यमंत्री उनके यहाँ बैठे रहते हैं, आईजी डीआईजी एसपी उनके यहाँ बैठे रहते हैं, उनको लगा इनके सामने कौन लड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये नीले पट्टे वाले, पीले पट्टे वाले उनके पास पहुंचे, फिर उसने कहा कि नहीं, टोप नहीं कट्टा था। फिर उसने कहा कि नहीं, इस पाखंडी को जेल में होना चाहिए। इन्होंने जानबूझ के, इससे पहले मैं आ जाऊं और मैं 360 और दफा 25 ऐड कराऊं और फिर उसको बेल नहीं मिलेगी, इन्होंने संविधान से डर के उसको गिरफ्तार कराया और फिर उसको न्यायपालिका में हस्तक्षेप करके उसको बेल दिलवा दी। और लोग कहते हैं कि SC ST का मुकदमा, कहाँ का SC ST का मुकदमा, उसको तो बेल मिल गई। एक आदमी पूरे समुदाय का अपमान करे, ये चाचा खड़े हैं उनके, एक आदमी पूरे समुदाय को गाली दे, मेरे हाथ बांध रखे संविधान में, याद रखना। अगर संविधान को न मानता तो तुम्हें बताता कि अपमान कैसे किया जाता है, याद रखना मेरी बात। बाबा साहब अम्बेडकर का खून उस संविधान
मैंने कहा कि संवैधानिक रूप से लड़ेंगे, लेकिन आपने देखा कि जब आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है तो किस तरह से आपका अपमान करने वाला व्यक्ति भी घर में आराम से जाकर सोता है। देखा है नहीं देखा? और जो निर्दोष था मेरा भाई आईडी प्रजापति, उसके 1000 पुलिस वाले, वो बता रहा है कि मेरा इनकाउंटर याद रखना आईडी प्रजापति, तुम्हारी तरफ चलने वाली हर गोली के सामने चंद्रशेखर आजाद तुम्हारी याद रखना। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, शासन प्रशासन के लोगों, गुंडों पे कार्रवाई करो, हम नहीं आपको बोलेंगे। अपराधियों पे कार्रवाई करो, हम नहीं बोलेंगे। बहन बेटी के अपमान करने वाले पे कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर सत्ता के नशे में हमारे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई करोगे तो आपके दफ्तरों पे ताले लगा के ये संवैधानिक काम आप तो नहीं करने देंगे कुर्सियों बैठ के, ये बिना सत्ता के आपसे कह रहे हैं। मैं चाहता तो ये सभा यहाँ नहीं, ये एसपी साहब के दफ्तर के बाहर होती, उनको एहसास हो जाता मुकाबला करके। अब एक और बात सुनो, गौर करो, जब तुम पे ताकत नहीं है, मैंने कहा कि हम आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्होंने मेरे आदिवासी एक बहन को, उसके साथ अन्याय हुआ वहां इंदौर गांव में, उसकी हत्या कर दी गई। कितनी लाशें उठाओ वहां, मुझे बताओ। हत्या करने के बाद जब हमारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए सड़क पे तो गोली चला दी, एक भाई की जान चली गई, कई भाई घायल है। जब हमने आईजी से पूछा तो उन्होंने कहा हमें आदेश नहीं दिए। यहां प्रोटेस्ट तो सारी जाति धर्म के लोग करते हैं, गोलियां हमारे सीने पे क्यों? इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। आदिवासियों की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे, सरकार को जवाब देना। आपने देखा कि सत्ता के संरक्षण में किस तरह गुंडे खुलेआम घूमते हैं और किस तरह हमारे निर्दोष लोगों पे गोलियां चलाई जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मध्य प्रदेश में गुलाम हैं? अगर आप गुलाम नहीं हो तो जो गुलामी की बेड़ियां आपके पैरों में पर डालने का काम किया जा रहा है, उनको काटने के लिए तैयार हो जाओ मेरे नौजवान साथी। क्या आप नहीं चाहते कि यहाँ हम लोग स्वाभिमान सम्मान से जिए मध्य प्रदेश में? क्या आप लोग नहीं चाहते कि किसी बहन का अपमान न हो? बताओ, चाहते नहीं चाहते हो? क्या आप नहीं चाहते आपको रोजगार मिले? क्या आप नहीं चाहते महंगाई खत्म हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपको पक्के मकान मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आपको जमीन मिले? कौन दे सकता है ये तो आपको बताओ। वोट उनको दोगे, मैं कहां से दे दूंगा? देखो, जब एक गरीब का बेटा अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। ये आपके बीच का प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, आपकी ताकत से आपने इतनी ताकत दी, आपने सम्मान दिया कि आज इनकी आंखों में चुभने लगा है। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया, आप जानते नहीं जानते इस बात को। मैं पहले कभी आपके बीच ये भी कहने नहीं आया कि मुझे वोट दो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं मेरे लोगों। आप बताओ, क्या आपको आपके खून पे भरोसा नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि अब आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते एससी एसटी ओबीसी के कर्मचारियों को प्रमोशन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते कि बैकलॉग भर के आपको नौकरी मिलनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते सरकारी ठेकों में आपको लाइसेंस, सरकारी ठेकों में आपको आरक्षण मिलकर आपको अवसर मिलने चाहिए? इसका एकमात्र रास्ता है जो माननीय काशीराम साहब ने दिखाया कि आपको बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, जैसे मैंने इनसे कहा, आपको एक तो अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा।
जाति हमारे महापुरुषों ने तो नहीं बनाई, जाति हमें बांटने के लिए बनाई गई। हम इस बात को जानते हैं, मानते हैं। तो हमें दलित पिछड़े जो 6,745 जातियों में बटे हुए हैं, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके हाथ पकड़ने पड़ेंगे। ये हमारी एकता को रोकने के लिए हमें लड़ाई का काम करेंगे, घटनाएं कराएंगे। ये मेरी ताकत को कम करने के लिए, आपके भविष्य को कमजोर करने के लिए लड़ाई का काम करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे कौम के लोगों, आपस में लड़ोगे तो नहीं? पूरा हाथ उठा के बताओ, एक से नहीं मांगना, लड़ोगे तो नहीं आपस में? चलो एक बार और बैठो। अगर इन ओबीसी वर्ग के मेरे भाइयों पे हाथ आएगी तो उनका साथ दोगे? अगर मुस्लिम भाइयों पे हाथ आएगी उनका साथ दोगे? अगर जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई पे हाथ आएगी, पारसी लोग का साथ दोगे? अगर देश की किसी भी महिला पे, किसी भी जाति धर्म की हो अन्याय होगा, उसकी लड़ाई लड़ोगे? ये तुम्हें मानवता है, तुम्हें मानवता है। तुम सबका सम्मान करते हो, लेकिन याद करो, हाथरस में जब हमारी बहन को जलाया गया, जिनकी सरकार यहाँ है उनकी सरकार वहां थी, और फिर उसमें न्याय के लिए उन्होंने किस तरह का हस्तक्षेप किया आपने देखा? क्या आप इन्हें माफ कर दोगे? क्या आप इनको आजादी दोगे कि अगले 5 साल में लोगों की खून से होली खेले? क्या आप इनको आजादी दोगे कि मेरी माँ बहनों को बेइज्जत करे, उनका शोषण करे, उनको मारने की आजादी दोगे? अगर आजादी नहीं दोगे तो आजादी लेने का काम करो मेरे लोगों। आपको आजादी इस मुल्क में तभी मिलेगी जब इस देश की, इस प्रदेश की राज सत्ता आपके हाथ में आए। वोट डालना है तो राज किसका होना चाहिए बताओ? जब वोट डालना है तो राज किसका होना चाहिए बताओ? जब आपका राज आएगा, सोचो, आपका राज आएगा तो यहाँ अगर सभा होगी तो कुर्सियां लगी होंगी, जमीन पर बैठना पड़ेगा, बताओ। देखो, मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के एक कार्यकर्ता का, दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं। आपने अपने पैसे का सही प्रयोग करके सभा को सफल बनाया। आपने जवाब दिया उनको जो ये कहते हैं कि एक गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता, उनको जवाब दिया। आप मोटरसाइकिल पे आए, पैदल आए, मैं जानता हूं, मैंने देखा वहां भूखे पेट आए, मैंने देखा भूखे पेट आए, उन्होंने देखा। एक कहावत है पंजाब में, सुनोगे? सुनाओ, क्या फायदा? पहले उसको समझाने के इतने सारे दूध का क्या मतलब, क्या फायदा अगर कचड़े को, भैंस के बच्चे को चूमने को ना मिले, दूसरा पेट ना भरे? इस आपकी वोट का क्या फायदा होगा अगर आपकी सरकार, आपकी सत्ता में आए? आप बताओ। वोट आपकी सरकार उनकी नहीं चले तो मेरे लोगों, वो आपकी बदन से खाद भी चलेंगे। वो ये क्या करेंगे बताओ? वो कल आएंगे आपके मकानों पे कागज लेके कि खाली करो, खाली करो, ये जमीन सरकार की, बुलडोजर चलेगा। उनका बुलडोजर वो भी जवाब देंगे, लेकिन आप पे मौका आ गया, आप यहाँ आए हो तो यहाँ से पढ़ लेके जाना मेरे साथियों कि इस बार किसी भी कीमत पे हम अपने भाईचारे को टूटने नहीं देंगे और अपने भाई को यहाँ से छतरपुर की धरती से ताकत देके भेजेंगे। ये वादा करना पड़ेगा। क्या तो मुझे कहो कि कोई और परीक्षा बाकी है, चंद्रशेखर आजाद, वो परीक्षा दो। क्या तो मुझसे परीक्षा लो या फिर मेरा साथ दो। मेरा साथ दोगे तो आजादी मिलेगी, अवसर मिलेंगे, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, मालिक बनोगे। और मेरा साथ नहीं दोगे तो रोज
जियोगे या मालिक की तरह जियोगे, ये फैसला आपको लेना है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे एक एक कार्यकर्ता, नेता, साथी और समाज सेवी को, अपनी बहनों को स्पेशली। देखो, बहनों को एक बार नहीं कहना पड़ा ना कि बैठ जाओ। ये है मातृशक्ति का बल, उसका धैर्य, उसका समर्पण। इन मातृशक्ति को आपको जाके समझाना पड़ेगा कि अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकल के बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट की तरफ चलो, पूरे साहब की मूवमेंट की तरफ चलो। अगर बनना है तो बनो मां वंशिका बाई लोधी, बनना है तो बनो मां झलकारी बाई, बनना है तो बनो मां कन्ना भाई, बनना है तो बनो मां रमा बाई, बनना है तो बनो मां सावित्री बाई, बनना है तो बनो मां फातिमा शेख, और अगर बनना है तो बनो पूरन देवी। इतिहास आपको आपके गौरव से याद रखे। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, एक कदम की दूरी है गुलामी की बेड़ियां काटने में। इस बार पैसे वालों के चक्कर में मत पड़ना, अपने खून का साथ देना, मुझे इस लड़ाई को लड़ने की ताकत देना। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस मंच पे, आपकी तरफ हर उठने वाली है रात को चंद्रशेखर आजाद के गर्दन काट के जाना पड़ेगा, उससे पहले मुकाबला नहीं होगा। यहाँ जो स्थापित दल है उनके नेता आपसे आगे क्या कहेंगे, वो आपके रिश्तेदार भी होंगे, क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आजाद को छोड़ो। अगर आपको लगे कि चंद्रशेखर आजाद आपका अपना नहीं तो छोड़ देना, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। और अगर आपको लगे कि ये आपका है और इसको आपको ताकत देनी है, आपको मनुवादियों के हाथों में छोड़ना कि वो उसका कत्ल कर दे, तो फिर मुझे लड़ाई को लड़ने का अवसर देना मेरे लोगों को। मैंने उस दिन भी कहा था भोपाल से, आपकी सारी मांगे जो मांग पत्र आप देते हो, मैं उसको घोषणा पत्र बना दूंगा, याद रखना मेरी बात। आपके चेहरे की उदासी, आपकी परेशानियों को मैं सीख लूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी लीडरशिप को यहाँ की, वो बहुत मेहनत करते हैं। मैं उनकी एकता का धन्यवाद देता हूं। ये चाहे सागर वाले हों या निवाड़ी वाले हों, या ये इंदौर, मुरैना, भोपाल वाले हों, ग्वालियर वाले हों, छतरपुर वाले हों, विदिशा वाले हों, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को कह रहा हूं, मैंने भी अगर सबसे ज्यादा प्यार और विश्वास के पाया तो मध्य प्रदेश में पाया। इस प्यार और विश्वास को ऐसे मुक्ति तान के राजनीतिक शक्ति में बदल दो मेरे लोगों। फिर देखना कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना क्यों पूरा नहीं होता है देश में, माननीय काशीराम साहब का सपना क्यों पूरा नहीं होता है देश में। आओ हाथ पकड़ लो एक दूसरे के, ऐसे हाथ पकड़ लो एक दूसरे के, अपनी जगहों पे ऐसे खड़े हो जाओ हाथ पकड़ के और वादा करो कि तुम्हारी एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। मध्य प्रदेश ग्राम कोटवार संघ ने मुझे ज्ञापन दिया है। मध्य प्रदेश के समस्त कोटवारों को नियमित चतुश्रेणी कर्मचारी घोषित करने बाबत मैं इनका समर्थन करता हूं। इनसे भी कहता हूं, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। आप मामला है छतरपुर का
गोकुल में महेश रंजन की भैंस हमारे खेत में मूंगफली फसल उसने खराब कर दी और इनके साथ अन्याय हुआ है। इनका मुकदमा लिखा है, इनको आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इनका संज्ञान ले, इनकी मदद कराएं। एक और मामला है श्री 1008 बिहारी नू मंदिर बंदोरा कला में दुकान बनवाने बाबत इनकी भी मदद करें। एक मामला है, ये हमारे पिछड़े वर्ग के लोग इनमें आपस में झगड़ा हुआ है। मैं तो ये चाहता हूं कि इनके मामले को निपटा दिया जाए, बहुजन समाज के लोग आपस में न लड़े, और अगर कोई अन्याय कर रहा हो तो कानून संबोध उसकी लड़ाई को लड़ा जाए। इनकी मदद करें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ये छतरपुर पुलिस के लिए सीट में जाके कार्रवाई कराएं। एक और मामला है जो पंजाब पुलिस अधीक्षक के लिए है। ये तो पन्ना जिला नहीं है, मगर हमारे नेतागण इससे भी ध्यान दें और एक और बात बोल करो, ऐसे हाथ करो जब बनाना चैन, ठीक है मत बोलो। अब हम दो संकल्प लेंगे।